गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम अंतर्राष्ट्रीयतावाद या इंटरनेशनलिज्म पर अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दो लेक्चर में हमने वो तत्व देखे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग को प्रशस्त किया है, आगे बढ़ने में इसकी सहायता की है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आज हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मार्ग हमेशा सुगम नहीं रहा है, बल्कि अनेक ऐसे तत्व रहे हैं जिन्होंने इसके विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की हैं, ऑब्स्टिकल बनाए। तो आज के इस लेक्चर में हम उन बाधाओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद या इंटरनेशनलिज्म के रास्ते को रोका है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। पहला बिंदु है इसका सैन्य राष्ट्रवाद। अब देखिए, दो शब्द हैं राष्ट्रवाद। हमने कल बात की थी कि अनेकों बार राष्ट्रवाद ने अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग को आगे बढ़ाया है, पर कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को सैन्य शक्ति के रूप में उभारने की कोशिश में राष्ट्र इतना आगे बढ़ जाते हैं कि फिर वहाँ से दूसरे राष्ट्रों को अहमियत देना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि यदि आप सैन्य शक्ति अर्जित करते हैं, भले आपका उद्देश्य आक्रामक ना भी हो, तब भी आपके जो निकट के राज्य हैं वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आप पर संशय करेंगे ही करेंगे। आप उदाहरण लें कि जो खाड़ी के देश हैं वहाँ इराक आकार में सबसे बड़ा, और सद्दाम हुसैन जब वहाँ के शासक हुआ करते थे जो कि मूलतः एक सैन्य शासक थे, तो एक ऐसा राष्ट्रवाद पनपा वहाँ पर जिससे कि आसपास के अन्य राज्यों में, चाहे वो ईरान हो या कुवैत हो या इजराइल, तो खैर था ही था, और राज्य भी थे, उनसे संबंध सामान्य नहीं हो पाए। आप इस बात को भारत के संदर्भ में देखें कि पाकिस्तान की जो आधी उम्र है अब तक की, वो कटी है सैनिक शासन में और आधी लोकतंत्र में। सैनिक शासन अवधि में भारत के संबंध उनसे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। वजह यह है कि जब आप सैन्यवाद को अपनाते हैं तो चाहते ना चाहते दूसरे राज्य को भी उस दिशा में अपने कदम बढ़ाने होते हैं, और ये पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को बढ़ावा देता है। दूसरा बिंदु है उग्र राष्ट्रवाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म, रेडिकल नेशनलिज्म, माफ कीजिए। ये बात हम पहले कर चुके हैं। राष्ट्रवाद दो किस्म का होता है, उदार और उग्र। उदार राष्ट्रवाद का उदाहरण हमारा अपना देश भारत, जो ये मानता है कि जैसे भारत एक राष्ट्र है, दुनिया में और भी राष्ट्र हैं, और जैसे हमारा राष्ट्रवाद है अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपरा पर, अपने रीति रिवाजों पर, अपनी उदार शैली पर जैसे हम गर्व करते हैं, ऐसे अख्तियार, ऐसे अधिकार और मुल्कों को भी हैं, दूसरे देशों को भी हैं। लेकिन दूसरा उदाहरण है उग्र राष्ट्रवाद का, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का जर्मनी या इटली या जापान। जो अवधारणा ये कहती है कि क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए उनको दुनिया पर हुकूमत करने का प्राकृतिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। अब यदि आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च हैं, और दूसरे आपसे नीचे हैं, और आपकी सर्वोच्चता के कारण आपको उन पर अधिकार करने का प्राकृतिक
दायित्व है आपका, जिसको आप वर्चस्व कहते हैं, हेजिमनी। ये चीज़ अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधा खड़ी करती है, क्योंकि आप स्वयं को दूसरे पर स्थापित करने की या लादने की कोशिश करते हैं, जो कि आगे जाकर राष्ट्रवाद को तो प्रोत्साहन दे देती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, रोक देती है। अगला बिंदु है साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। नाम से ही स्पष्ट है कि भले ही बाजार के लिए हो, भले ही कच्चे माल के लिए हो, भले ही रिसोर्सेज के लिए हो, यदि आप किसी दूसरे देश की संप्रभुता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इंटरफेयर या हस्तक्षेप करते हैं तो आप उसकी संप्रभुता का हनन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ये हुआ करता था सीधे किसी कार्रवाई के माध्यम से, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये हो रहा है आर्थिक साम्राज्यवाद या व्यापारिक माध्यम से। ये भी देशों के संबंधों को अनियंत्रित या अमर्यादित करता है, क्योंकि इसका एक इम्पैक्ट या प्रभाव सामने ये आता है कि एक देश अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को दूसरे देश पर लादने के प्रयास करता है, और दूसरे देश के रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको वो अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। भाई आप देखिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुराष्ट्रीय निकाय हैं, बेसिकली उनका कंसेप्ट यही है, और इसके माध्यम से उस दूसरे देश में जब आंदोलन खड़े होते हैं, विरोध होते हैं, तो उससे राष्ट्रवाद तो बढ़ता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयतावाद खतरे के दायरे में आता है। अगला बिंदु ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक क्षेत्र में सैद्धांतिक मतभेद। इसको आप यूँ लीजिए कि एक विश्व राज्य की कल्पना करना गलत नहीं है। हमने कल बात की थी पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर कि विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न विचार विमर्श, विभिन्न नेताओं के विचार, लीडर की एबिलिटीज़, धार्मिक जो रचनाएं हैं या पुस्तकें हैं या व्याख्याएं हैं, उनमें भी विश्व बंधुत्व की और मानवता की बातें की गई हैं। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जब आप एक विश्व राज्य की कल्पना करते हैं, ग्लोबल विलेज की या विश्व ग्राम की, तो सवाल वहीं पर एक ही खड़ा होता है वहाँ पर कि उसका जो प्रशासनिक ढांचा है और उसकी जो राजनीतिक क्रियाकलाप होंगे वो किस प्रकार से चलेंगे, क्योंकि दुनिया के अलग अलग मुल्कों के शासन करने के तरीके अलग अलग हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिस पर एक आम सहमति बन जाए? ये सामान्यतः नहीं हो पाता। भाई आप लोगों ने BA पार्ट सेकंड में विश्व के देशों के संविधान पढ़े हैं। आप याद कीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, चीन और भारत तो पढ़ ही रहे हैं आप पाएंगे इन मोटे मोटे 6 संविधानों में आपको कई मौलिक विशेषताएं और मौलिक विभिन्नताएं दिखाई देंगी। तो अब इन 5 6 में से ऐसा कौन है जो किसी एक पर सहमत हो जाए? मेरी बात को अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हर संविधान की मौलिकताएं जो होती हैं वो उसको औरों से अलग करती हैं, और वो दूसरे की प्रभाव को मानने को तैयार नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का यह भी एक सिद्धांत है कि जो राजनीतिक और सैद्धांतिक मतभेद आपस के हैं वो इसके मार्ग में अनेक बार बाधाएं खड़ी करते हैं। अगला बिंदु है क्षेत्रवाद की प्रकृति। आप देखिए, जोग्राफिकल बेस पर, भौगोलिक आधार पर यदि आप दुनिया के देशों को देखें तो उनमें कुछ भौगोलिक खासियत या विशेषताएं पाई जाती हैं। अब देखिए, हम एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, केंद्रीय यूरोप, इन क्षेत्रों में जो देश पाए जाते हैं उनमें कुछ समानताएं और पारस्परिक असमानताएं पाई जाती हैं। तो एक क्षेत्र विशेष के देश तो आपस में ये तालमेल कर सकते हैं, जैसे सार्क, जैसे यूरोपीय यूनियन। लेकिन अब आप तुलना करें कि यूरोपियन यूनियन और सार्क आपस में कोई सामंजस्य बैठाएं अंतर्राष्ट्रीयवाद के मुद्दे पर, या आसियान और सार्क
नज़दीक आएँ। कोशिशें हुई हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि प्रयास नहीं हुए, पर वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि क्षेत्र विशेष के देशों में आपसी सांस्कृतिक, व्यापारिक, सामाजिक समन्वय बैठ जाता है। लेकिन जब दूसरे क्षेत्र के नज़दीक वो जाते हैं तो वहाँ पर ये काम इतना आसान नहीं होता। अंतिम बिंदु है राज्यों की संप्रभुता। देखिए, आप पाश्चात्य विचारकों को याद कीजिए, आपने हॉब्स, लॉक और रूसो पढ़े हैं। ये तीनों विचारक कहलाते हैं अनुबंधवादी विचारक, जिन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत की अलग अलग व्याख्याएं दी हैं कि राज्य एक समझौते का परिणाम है। अब इसमें आप ये पाएंगे, इसी सिद्धांत को आप अंतर्राष्ट्रीयतावाद के संदर्भ में देखिए। वो ये है कि यदि आप कोई कॉमन नियम, कायदे, कानून, व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मूल सिद्धांत है, तो उसके लिए आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने कुछ मूल सिद्धांत त्यागने भी पड़ेंगे। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को याद कीजिए, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को याद कीजिए कि एक व्यक्ति जैसे अपने अधिकार, अपने कुछ चीज़ें त्याग कर संप्रभु को सौंप रहा है, वैसे पूरा समाज सौंपेगा, तब तो समझौता बनेगा, वरना नहीं। चाहे हॉब्स को देखें, लॉक को या रूसो को, समझौते के रूप अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी ने अपनी कुछ शक्तियां संप्रभु को सौंप दी हैं। वही स्थिति यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद के संदर्भों में यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत बनते हैं तो उन पर देशों को अपने अख्तियार हक छोड़ने पड़ेंगे, और ये त्यागना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। कारण अलग अलग देशों की नेतृत्व क्षमता, आकार, शक्ति, प्रभाव अलग अलग होते हैं। हो सकता है कोई एक्स देश इस काम को तैयार हो जाए पर वाई ना हो। आप अभी का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ही बाइडेन ने अपनी अमेरिकन फ़ौजें अफगानिस्तान से निकाली हैं, जो कट्टरपंथी तालिबान हैं एकदम उभर कर सामने आए हैं, और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने अफगानिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर भी लिया है। यहाँ देखिए कि चलिए चुनाव होते हैं, इलेक्शन करवाइए, उसमें तालिबान खड़े होते हैं और जीतते हैं, तो ये सत्ता का एक विधिवत हस्तांतरण हुआ। पर यदि बंदूक के दम पर आप सत्ता हथियाते हैं इस तरीके से, तो ये दुनिया के अन्य मुल्कों को स्वीकार नहीं होगी। इवन आपके अपने देश में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि जिस तरह से वो सत्ता पर हथिया रहे हैं, ये तरीका वैधानिक नहीं है, विधि मान्य नहीं है। आप चुनाव लड़ते हैं, उसमें जीतते हैं, उसके बाद सत्ता में आप आइए और जैसे आपको अपना संविधान देश चलाना है आप चलाइए, लेकिन इस तरीके से यदि कोई करता है तो वो स्वीकार नहीं होगा। और यही चीज़ अंतर्राष्ट्रीयतावाद में भी आती है कि जो नियम, कायदे, कानून हैं उनको मानने में कई देशों की जो संप्रभु शक्तियां हैं वो बीच में आड़े आती हैं। आभार।